सभी साथियों को नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा आप सभी का स्वागत है और लाइव परिचर्चा के माध्यम से आप सभी के साथ कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूँ। जो भी साथी जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दें ताकि मेरे बात ज़्यादातर मेरे साथी को पहुंच सके। और मुझे उम्मीद है कि थोड़ी देर में ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक, जो भी सक्रिय साथी हों, पहुँचाएँगे ज़रूर, जो भी मुझसे जुड़े हैं। जैसा कि पूर्व प्रचलित अंदाज में मैं बिना आप सबको सूचित किए हुए लाइव आता हूं, और उसी तरह क्योंकि हमारा उद्देश्य रहता है कि मुद्दा हमारा सफल हो, उसी उद्देश्य के तहत काम किया जाता है। तो ज़्यादातर साथी जुड़ चुके हैं। मैं अपनी बात को धीरे धीरे रखूँगा। बहुत ही नीरज तिवारी जी, बहुत ही सराहनीय का बड़े भाई शशि यदुवंशी जी, वीरेंद्र यादव जी, सचिव, जो भी साथी जुड़ रहे हैं इनसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें ताकि मैं अपनी बात आप सभी साथियों तक पहुंचा सकूं। जो भी बेसिक में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को ले चल रहा है, सरकार की क्या मंशा है और हम सबकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर आप सबके समक्ष चर्चा करूँगा। आप सभी साथी अपना सहयोग प्यार बनाए रखें। जो भी साथी जुड़ रहे हैं शेयर कर दें। मैं अपनी बात आप सबके समक्ष रखूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ रहे हैं और कुछ देर पश्चात और भी साथी जुड़ेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। साथियों, मैं ज़्यादा समय ना लेकर अपनी बात रखूँगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो शिवम चंद जी, प्रवेश कुमार जी, शिवम चंद जी, बिल्कुल आप लोग का प्यार ऐसे बना रहे। साथियों, जो भी साथी सक्रिय साथी हैं, जो ग्रुपों में सक्रिय रहते हैं, उनसे निवेदन है कि पहले पोस्ट शेयर कर दें। वो लाइव को बाद में भी देख सकते हैं। जो आम प्रशिक्षु साथी हैं वो देख सकते हैं। जो भी थोड़े सक्रिय साथी हैं, भैया ये कौन है, तो साथी जो भी सक्रिय साथी हैं ग्रुपों में इसको शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक मेरी बात पहुंच सके। और ये कोई फेक आईडी से इधर उधर कमेंट कर रहा है, इनको हम बाद में इनका निपटारा हम करेंगे। तो साथी जो भी जुड़ रहे हैं वो हाँ, तो साथियों, जैसा कि मैं अपनी बात को कंटिन्यू कर रहा हूँ। साथियों, आपने कल देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी योगी सरकार के 2.0 कार्यकाल में जैसे 100 दिन की कार्य योजना थी, सभी विभागों की कार्य योजना थी और सभी विभागों को अपना स्पष्टीकरण देना था कि उन्होंने 100 दिन में क्या किया और आगे उनकी क्या रणनीति है। उसी के तहत कल जो है बेसिक शिक्षा विभाग का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जहां पर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी संदीप सिंह जी उपस्थित थे और डीजी सर थे, विजय किरण आनंद सर, और शिक्षा विभाग के आला अधिकारी थे। तो वहाँ पर एक पत्रकार के प्रश्न पूछने पर कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती मतलब आगे जो भी रिक्त पद हैं उनके संबंध में आप क्या रणनीति है, बेसिक शिक्षा मंत्री जी से सवाल पूछा। तो उन्होंने वही पुराना जवाब दिया जो बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी देते थे कि शिक्षक छात्र अनुपात का आकलन करेंगे। और जैसे आकलन मतलब अनुपात और समानुपात का खेल उन्होंने भी बताया, इन्होंने कुछ अलग नहीं बताया। जैसा कि नए शिक्षा मंत्री बने थे तो हम लोगों की आशा थी कि कुछ नया हम लोगों के लिए ज़रूर करेंगे, लेकिन उनका भी बयान पूर्व के शिक्षा मंत्री की तरह ही रहा, अनुपात समानुपात में बंधा रहा। तो साथियों बात यह है कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का इस तरह का बयान जो है कि बहुत ही हम सभी प्रशिक्षितों के लिए निराशाजनक रहा, क्योंकि हम लोग लगातार 3-4 साल के लिए भर्ती के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इस तरह का बयान कि अभी अनुपात समानुपात देखेंगे, बहुत ही दुखद और निराशाजनक रहा। और समस्त प्रशिक्षित इस बयान के विरोध दर्ज कराते हैं कि ये गलत बयान था
और जो हमारी मांग है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, उस मांग को हम लोग पुरजोर तरीके से रख रहे हैं। साथियों, समझने वाली ये बात है कि सरकार की मंशा क्या है। तो साथियों, आपको मैंने 25 जून को ये खबर थी और आप उस मेरी खबर को देखेंगे। मैंने क्या बताया था कि सरकार जो ये अभी एक सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के यहाँ बेसिक शिक्षा परिषद के यहाँ शिक्षक छात्र अनुपात ए आकलन के संबंध जो जितेंद्र जी टूट जाए, इनसे निवेदन है शेयर कर दें ज़्यादा। पंकज पीवी जी शेयर कर दें, सक्रिय साथी लोग इनसे निवेदन है शेयर कर दें, तब लाइव सुने लेकिन ये शेयर कर दें। तो बेसिक शिक्षा परिषद सचिव की यहाँ शिक्षक छात्र अनुपात का डाटा मांगाया जाए। तो हम लोगों ने ये सोचा था कि ये कहीं ना कहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में हो सकता है। लेकिन साथियों, जब मैंने पता किया और SCERT से सूचना प्राप्त हुई और मैंने 25 जून को भी ये खबर दी थी कि ये शिक्षक अनुपात सिर्फ शिक्षकों के वर्तमान कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण से संबंधित है। तो साथियों, एक शब्द आप मेरा 25 जून के पोस्ट को देखिए, जो मैंने बोला था, एक शब्द को आप मेरे देखिएगा कि जो मैंने सूचना 25 जून को दी थी वही गवर्नमेंट ऑफ यूपी के वेबसाइट पे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस पड़ा हुआ है। आप सभी वेबसाइट पे जाकर चेक करिए। उनके पूरे इंटरव्यू में उस चीज़ को 1-2 बार मेंशन किया गया जो मैंने बताया है कि देखिए ये हम जो आंकड़ा ले रहे हैं वो शहरी नगरीय क्षेत्रों का, नगरी में ज़्यादा शिक्षक हैं, शहरी में ज़्यादा शिक्षक हैं। तो जो मैंने सूचना दी थी वही सेम टू सेम लाइन बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बोला था। साथियों, तो सरकार की मंशा जो है, देखिए नो डाउट सरकार ने 2019 में 69,000 जैसे एक बड़ी भर्ती की, उसके पहले 68,500 जैसे एक बड़ी भर्ती की। तो शिक्षा मित्र को जबकि सुप्रीम कोर्ट से यह था कि इनको बाहर किया जाए, सरकार ने उन्हें भी बाहर ना करके मानदेय पे रखा हुआ है। तो सरकार की ये कहना है कि देखो 1 लाख से ज़्यादा इन्होंने पदों पे भर्ती कर ही दी थी, शिक्षा मित्र को समायोजन पे रखे हुए हैं, हटाया नहीं है। तो साथियों, इनका सरकार की जो मंशा है, इनका ये मंशा है कि हम बेसिक में हमारे पास पर्याप्त टीचर हम भर्ती नहीं देंगे। सीधी सी बात है, यही सोची समझनी और कोई ना नुकुर वाली बात नहीं है। इनको सब पता है कि रिक्त पद है, सब कुछ है, लेकिन ये भर्ती देने के चक्कर में नहीं है, इसीलिए उलझा रहे हैं कि हम आकलन करेंगे। अब इनका आकलन ही होता रहेगा, पता नहीं कब भर्ती होगी। तो साथियों, आप सभी से कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव पूर्व क्या कहते हैं साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक निजी चैनल द लल्लन टॉप के इंटरव्यू में वहाँ पर एक प्रश्न जब पत्रकार के द्वारा पूछता है, सौरभ द्विवेदी जी जो फेमस पत्रकार हैं, उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न पूछा जाता है कि मतलब लड़के लगातार भर्ती की मांग कर रहे हैं, आप भर्ती क्या करेंगे शिक्षकों के। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हाँ हम बिल्कुल ही शिक्षकों की भर्ती करेंगे। तो अब बड़ा सवाल है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही एक चैनल में कहा हुआ कि हम भर्ती करेंगे और शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं होनी चाहिए, सब हम प्रॉपर वे में करें। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भर्ती होनी चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी का जैसा अभी इस बीच आदेश आया है कि सभी विभाग सभी प्रमुख सचिवों से उन्होंने निवेदन किया है कि अपने यहाँ के रिक्त पदों को भरिए। तो बेसिक शिक्षा विभाग इसमें क्यों लापरवाही कर रहा है? क्यों भाई, माध्यमिक में भर्ती आई है BTG की, LT की लोक सेवा में आयोग में आने वाली है, पुलिस की भर्ती आने वाली है, हर जगह भर्ती आ रही है। तो बेसिक विभाग के साथ इस प्रकार का मापदंड क्यों किया जा रहा है? भाई आप एक बार में 69,000 भर्ती कर दी, इसमें हमारी क्या गलती थी? एक बार में आप पढ़ने 68,500 भर्ती निकाल दी, इसमें मेरी क्या या जो आने वाली प्रशिक्षित साथी उनकी क्या गलती है? उनकी क्या गलती है? भाई आपने एक किसी विशेष बैच को आपने इतनी बड़ी भर्ती दे दी और अब लगातार 4 बैच होते चले जा रहे हैं। आप 10 से 20,000 भी 25,000 भी भर्तियाँ अगर 10 मतलब हर साल दिए होते इन 4 सालों में, तो लगभग हमारे 30 से 40,000 प्रशिक्षित साथी सेलेक्ट होकर चयनित हो जाते। और आपको समझने वाली बात है कि जो ये डीलेट और ये सब टेट सीटेट पास प्रशिक्षित जो भी हैं, ये मध्यम वर्गीय गरीब परिवार से हैं। बहुत ही कठिन परिश्रम से ये परिस्थितियों को देखते हुए इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया, टेट सीटेट प्राप्त किया। लगातार प्रयाग से लेके लखनऊ से लेके कई जिलों में ये कोचिंग के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं।
तो सबकी स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है। इस चीज़ को सरकार को समझना चाहिए। अनुराग मिश्रा जी, जो आलोक पांडे जी, गजेंद्र चतुर्वेदी, सबसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें ताकि मेरी बात मेरे ज़्यादातर साथियों तक पहुंच सके। तो साथियों, सरकार उसको इस बात से समझनी चाहिए कि जो हमारे ये टेट सीटेट प्राप्त भर्ती की मांग कर रहे हैं, बहुत ही बड़े घर के नहीं है, मध्यम वर्गीय गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं सभी साथी। तो इसलिए BTC DED ये सब कोर्स किए हैं ताकि इनको एक शिक्षक बन जाएं और देश और समाज की, राष्ट्र की नींव का निर्माण कर सकें। लेकिन इस प्रकार की जो है सरकार की मंशा बहुत दुखद करती है। लगातार हमारे 4 साल से प्रशिक्षित छात्र कोचिंग कर रहे हैं, 1 कोचिंग 2 कोचिंग, और बिल्कुल इस समय निराश हो चुके हैं। समझ लीजिए कोई भी साथी कोई ज़्यादातर साथी इसमें निराश हो चुके हैं। जहाँ भी मेरे पास भी साथियों के द्वारा फ़ोन आता है, भर्ती कब आ रही, क्या बताया जा क्या आती है। एक्चुअली में किसी को कुछ नहीं पता रहता कि भर्ती कब आ रही है, तो क्यों झूठ बोल दिया जाए साथियों से। तो सबको यही समझाता है, ठीक है भाई, अभी सरकार की मंशा समझ में नहीं आ रही, जैसे होगा बताया जाएगा। तो साथियों, आप जैसे बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में बताया था कि हम जो हैं एफिडेविट की भी मैं चर्चा ही करूँगा। देव प्रकाश जी, एफिडेविट ही मैं आप सबके समक्ष उपलब्ध करा रहा हूँ। तो देखिए सर, इन्होंने जो बताया था कि बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपात का आकलन, भाई अनुपात का आकलन क्यों करेंगे? अनुपात का आकलन करके आप टाल रहे हैं, सिर्फ भर्ती को टाल रहे हैं। आप देना नहीं चाहते इसलिए टाल रहे हैं। आकलन को आपको ज़रूरत नहीं। आपके ही सरकार ने 69,000 भर्ती शिक्षक प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया। जब शिक्षा मित्र और BED का विवाद हुआ तो आप ही के सरकार ने कहा कि 51,112 पद बाकी है, हम अगली भर्ती में देंगे। तो जब आपकी सरकार ने हलफनामा दिया तो यहाँ अनुपात निकालने क्या है? आप सीधे विज्ञापन निकालिए साहब, आप विज्ञापन निकालिए, अनुपात निकालने का समय नहीं है। धन्यवाद प्रकाश यादव जी, आपने जो कॉम्प्लीमेंट दिया, बात रखने का तरीका बिल्कुल धन्यवाद। तो साथियों, हमको अनुपात समानुपात में मत झिलाइए, आप सीधे विज्ञापन निकालिए, जियो निकालिए, क्योंकि सीधे आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, एफिडेविट दिया 51,112 का। आपने एफिडेविट की है, देखिए इन्होंने साथियों ये एफिडेविट दिया है, आप सभी देख सकते हैं। ये एफिडेविट का एक पेज है। मैं यहाँ पर इन्होंने 151,112 पेज का 51,112 पदों का मेंशन किया है। ये अपनी एफिडेविट आप सभी साथी देख सकते हैं। और जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि 51,112 पद वेकेंट है मेरे पास, तो ये क्यों भर्ती नहीं दे रहे हैं? ये सीधे सीधे छलावा कर रहे हैं, सीधे सीधे समय को टाल रहे हैं ताकि इस चीज़ को 1-2 साल लेट कर किए, बस इनका यही मकसद है। तो साथियों, कहीं न कहीं समझने वाली बात है कि इन्होंने, देखिए हलफनामा में इन्होंने क्या बोला है, समझने वाली बात है। इन्होंने कहा है कि 51,112 which have not been advertised so far and against which currently no requirement process has been initiated, it is therefore submitted there no। तो आप समझने वाली बात है। कौन है भैया? लाइव चल रहा है, कौन कह रहा है पुराने वीडियो चला रहे हो? मैं लाइव हूँ, आप समझ नहीं आ रहा है, पुराने वीडियो क्या चला रहा हूँ। तो साथियों, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामा के इस एक कॉपी है मेरे पास हलफनामा की, उसी मतलब जजमेंट के एक कॉपी में ये एक पेज है, वहाँ पर इन्होंने मेंशन किया होगा कि 51,112 which had not been advertised so far and against which currently no recruitment process has been initiated। तो इन्होंने सही कहा है कि हमारे पास अभी 112 पद है जिसको एडवर्टाइज मतलब अभी नहीं है, हम एडवर्टाइज जल्द ही इसको करके मतलब शिक्षा मित्र को अगली भर्ती मतलब इन्होंने BED के बचाने में कहा कि शिक्षा मित्र को अगली भर्ती में मौका देंगे। तो भैया, जब आपके पास 51,112 पद है तो अनुपात इस चक्कर में आप क्यों घुमा रहे हो? आप सीधे अब उससे भी बड़ी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। अब इनकी देखिए, अब इनको एक मैं लाया हूँ, मैं वर्क करता हूँ किसी भी अभियान को, जितने भी शिक्षक भर्ती अभियान किया हूँ बहुत दिल से ही काम करता हूँ। तो
तो योगी जी से मिलने का बिल्कुल, देखिए कहना करना आसान होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना इतना आसान नहीं होता, प्रयास किया जा रहा है। तो साथ ही अब इन्होंने दूसरा क्या किया, जैसे कह रहे हैं कि हम अनुपात समान, अब देखिए कल बेसिक शिक्षा मंत्री जी का क्या बयान था, हम अनुपात समानुपात देखेंगे तब भर्ती देंगे। तो भैया अनुपात समानुपात देखने की जरूरत क्या है? अब ये बताओ। दूसरा इसको देखिए क्या लिखा है, फ्रंट कैमरा है तो आप लोग देखिए। इन्होंने अभी मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ये लेटर इनका कब है, इनका लेटर है 24/12/2021, जब आरक्षण विसंगति में मुद्दा चल रहा था हाईलाइटेड और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लखनऊ में संघर्ष हो रहा था। तो आनन फानन में जब तत्कालिक बेसिक शिक्षा मंत्री जी सतीश द्विवेदी थे, तो 14/12 मतलब 14 दिसंबर 2021 को इन्होंने एक नोटिस जारी किया। पहले समझने वाली बात है कि इनकी मंशा आप समझिए, इन्होंने विज्ञापन नहीं जारी किया भर्ती का, एक नोटिस जारी किया। उस नोटिस में इन्होंने क्या बताया कि 69,000 विसंगति, मतलब वो आरक्षण वाली कह रहे हैं, प्रभावी लगभग 6,000 अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी, जिसकी प्रक्रिया, तो चलिए वो तो आरक्षण विसंगति अलग, वो तो ठीक है भाई, अगर आपने आरक्षण विसंगति किया है तो जाहिर सी बात है आप उनको सीट दीजिए, उसमें नहीं है। अब इन्होंने लास्ट में तीसरे पैराग्राफ में क्या लिखा है, जो नोटिस जारी हुई थी बेसिक शिक्षा विभाग के, डॉक्टर द्विवेदी जी ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 95/29/2017 उत्तर प्रदेश राज्य अन्न बनाम आनंद कुमार यादव अन्न में पारित आदेश दिनांक 25/7/2017 द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में 1,37,000 पदों पर 2 चरणों में, जैसा कि 68,569 में की गई चयन प्रक्रिया के उपरांत रिक्त लगभग 17,000। अब चुनाव पूर्व क्या कह रहे हैं, सुनिए। चुनाव पूर्व इन्होंने क्या कहा, चुनाव पूर्व इन्होंने ये बताया कि 17,000 पदों पर नई भर्ती किए जाने का निर्णय लिया गया है। अब सोचिए कि चुनाव पूर्व जो तत्कालिक बेसिक शिक्षा मंत्री जी थे, उन्होंने ये बताया कि 17,000। अब बताओ 17,000 पद इनका कहाँ चला गया, 51,112 पद इनका कहाँ चला गया। अरे भैया हम 97 मांग रहे हैं, हमें 97 आप नहीं हो पा रहा, नहीं दीजिए। कोई वो नहीं है कि हमको 97 से एक पद कम मिल जाएगा तो मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आज आप 51,112 और प्लस ये 17,000 की जो आपने बताई, इतना भी पद दिए होते तो हमें 70,000 हमारी भर्ती लगभग साथियों को मिल जाती। 57,000 ये नहीं कह रहा है कि कोई 57,000 ही भर्ती दीजिए। आप क्या कहते हैं कि जो है ऑथेंटिक वो ही करिए। ऐसा नहीं है कि 57,000 से एक पद कम ना दीजिए, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं है, कम आ जाएगा तो कोई मर जाएगा। लेकिन जो आप लीगली आपने एफिट दिया है, उसमें कहा है कि 51/12 विच है नॉट बी एडवर्साइड सो फार अगेंस्ट, तो वहाँ आपने इस चीज़ का मेंशन किया है। बाकी आपने पूरे अपने एफिडेविट में दिया है। उसके बाद आप यहाँ भी एक नोटिस जारी करते हैं। आपकी मंशा क्यों गड़बड़ थी, क्यों आपने जियो नहीं जारी करा। आपको अगर भर्ती ही देनी थी 17,000 पदों की भर्ती पे आप जियो जारी कर देते, लेकिन आपने दिमाग लगाया, आपने ये कहा कि चुनाव है, चलो मुद्दा टाल देते हैं, इसलिए आपने नोटिस, शॉर्ट नोटिस जारी किया, क्योंकि नोटिस की वैल्यू नहीं होती। अगर आप विज्ञापन जियो जारी कर रहे होते तो आज आप भर्ती कराए होते, लेकिन इन्होंने नोटिस जारी किया। नोटिस का कोई मतलब नहीं होता और रद्दी होता, उसको फाड़ के फेंक दिया जाता है। तो साथियों समझने वाली बात है कि जो 24/12 का आदेश आया था, एक नोटिस आई थी, उसका क्या हुआ। अब मैं वर्तमान बेसिक शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अब बताइए, ये अनुपात समानुपात जब सही था आपका, तो भाई जब ये नोटिस आई थी 17,000 की, तब उसके बाद तो कोई भर्ती आई नहीं बेसिक में, तो अब कैसे आपका अनुपात समानुपात सही हो गया, मैं वो पूछ रहा हूँ। अब कैसे अनुपात समानुपात, जब आपने इस चीज़ को क्यों, इस लाइन में क्यों लिखा कि 17,000 पदों पे नहीं भर्ती हो जाए, क्यों आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि 51,112 पद खाली है, क्यों आपने नोटिस दिया। तो साथियों, तो ये समझने, बिल्कुल आदित्य पांडे जी बिल्कुल ये टाल रहे हैं, सिर्फ टाल रहे हैं भर्ती को। इनको सब पता वैकेंट खाली है, ये वैकेंट भर नहीं रहे हैं, इनको सब पता है,
एडजस्ट है, मिनिमम 50,000 प्लस भर्ती बनती है, लेकिन ये इनका ये मतलब है कि 69,000 बड़ी भर्ती कर चुके हैं, उसके पहले 68,000, तो ये टाल रहे हैं। अब जहाँ तक अगला सवाल है कि जैसे कि हमने बताया कि सरकार की मंशा क्या है, और पहले समझिए कि द लंदन टॉप इंटरव्यू में माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि ठीक है मैं भर्ती करूंगा, अब भर्ती प्रक्रिया रुकेगी नहीं। तो अब ये क्यों हो रहा है, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आदेश है कि सभी राज्यों के प्रमुख सचिव रिक्त पदों को भर्ती करें। तो बेसिक विभाग क्यों पीछे हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब जहाँ तक मेरे साथी ज़्यादातर धरना 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 धरना, अरे भैया कितने धरना हुआ है, क्या कम धरना हुआ क्या? बीटीसी डीएलएड के इतिहास में जितना इस नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जितना धरना हो गया उतना कभी नहीं हुआ है। आप 12 बैच, 13 बैच, 14 बैच, 15 बैच सभी का इतिहास देख लो, इतना संघर्ष कोई नहीं किया। एक एक घंटे तक विधानसभा को लोगों ने रोके रखा, इको गार्डन, वहाँ वो चौराहा जो भी सबसे लेटेस्ट धरना हुआ था, वीआईपी चौराहा, कहाँ कहाँ नहीं धरना हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन अब लोग कहते हैं धरना धरना धरना, भैया धरना जब तक हम सभी संगठित होकर नहीं करेंगे, जब तक एक खुले मन से एक दूसरे को अपनाएंगे नहीं, जब तक सही रणनीति से नहीं, धरना सफल नहीं। अब होता क्या है कि धरने का आयोजन हो जाता है, कोचिंग में हम सभी लोग मर मर के, जितनी प्रयागराज की बड़ी बड़ी कोचिंगों में मर मर के चिल्ला चिल्ला के मैं धरने में लड़कों को साथियों को अपने प्रोत्साहित करके ले गया। उसके बाद ये होता है कि वहाँ कोई अपने मन की करने लगता है, कोई कुछ बोलने लगता है, कोई अपना जातिवाद चलाने लगता है, कोई धर्मवाद चलाने लगता है, कोई अपना कि अभी हम ही को हाईलाइटेड होना, इस प्रकार की प्रक्रिया करने लगते हैं। इसलिए कष्ट होता है। जब आप धरने के लिए मेहनत करो, कोचिंग जाके चिल्लाओ, लोगों को मोटिवेट करो, साथियों को वो करो, उसमें धरने में जब लोग आते हैं, जब पॉजिटिव रिजल्ट नहीं होता है तो लड़के गुस्साते हैं, दुखी होते हैं कि भैया मैं आया, उसके बाद ये नेता लोग आपस में लड़ रहे हैं, जो भी नेता नहीं कह सकते हैं कि जो भी वहाँ पर लीड करते हैं या जो भी है, तो जो भी सक्रिय साथी हैं वो आपस में मनमुटाव करने लगते हैं, किसी की सुनते नहीं। जब तक आप टीम यूनिट में काम नहीं करेंगे, जब तक आप रणनीति में काम नहीं करेंगे कि हम धरना आयोजन कर रहे हैं, हमको कैसे मैनेज करना है, इसका निष्कर्ष क्या होगा, हमको किस अधिकारी से वार्ता करना है, कैसे सफलपूर्ण वार्ता करना है, हमें अपने दबाव से माननीय मुख्यमंत्री जी तक की वार्ता संभव करना है, बेसिक शिक्षा मंत्री से हमारी सफल वार्ता हो, हम धरना दें तो उसका दबाव बनाएं ताकि हमारे 4-5 सदस्यीय टीम को क्या कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाया जाए। ये सब प्रयास, जब आप 5,000 6,000 की भीड़ कर रहे हो, अब भाई लखनऊ में 4-5 हज़ार, एक धरने में 4-4 5-5 हज़ार की भीड़ हुई है, लेकिन इतने भीड़ होने के बाद पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, इसका क्या है? अब कोई अपने आप को हाईलाइटेड करवाने के चक्कर में रहता, सिर्फ मैं हाईलाइटेड रहूं, सिर्फ मेरा नाम चमके। कोई सोचता नहीं मेरी जात का नाम चमके, कोई कहेगा मेरी जात का नाम चमके, कोई कहेगा तुम जनरल हो, कोई कहेगा तुम ओबीसी हो, मतलब भर्ती आई नहीं, पहले ही आरक्षण का जैसे लगता है ना। तो बहुत चीज़ें होती हैं जो डिस्टर्ब हो जाती हैं, इसलिए सब के अंदर होता है। जब अगला आदमी जानता भैया इस प्रकार की आप कर रहे हैं, तो अगला भी ये सोचता है हम इस प्रकार की करेंगे, हम उस पर अहम भाव हो जाता है, लोगों में अंदर मतलब डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो इस प्रकार का जब धरना आयोजन होता है, जब प्रशिक्षित साथियों को हम लोग आह्वान करते हैं भैया चलिए लखनऊ में धरना होता है, जब लड़के जाते हैं और इस तरह का माहौल देखते हैं कि कोई रणनीति सफल नहीं होती, तो बड़े दुखी होते हैं। वो आप समझ लीजिए कि हम लोग 1-2 बार गए, उसके बाद कोचिंगों में जब दोबारा तिबारा गए तो लोग हमसे भड़कने लगे, लोग सवाल पूछने लगे, भैया आप लोग बुलाते तो हैं लेकिन मैनेज नहीं कर पाते, डिसमैनर, मतलब धरना पूरा डिसमैनर, समझता नहीं कि अगुवाई कौन कर रहा है, समझता नहीं कि रणनीति क्या है। तो अब जैसे वहाँ भी लेटेस्ट धरना लखनऊ वीआईपी चौराहे पे हुआ था, तो जब वहाँ शिक्षा मंत्री जी के मतलब लोगों के अंदर त्याग नहीं है, बलिदान नहीं है। भैया मैं वहाँ खुद था, मैं खुद अधिकारियों से बात कर रहा था, पुलिस से, मुझसे खुद मांग रहा था कि किसका किसका नाम बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए भेजो। मैं कहा मैं खुद नहीं जाऊँगा, ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, और साथी को भेज दीजिए। देखिए राजनीति में सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा सोचना ये गलत हो जाती है। जब आप संघर्ष कर रहे हैं तो वहाँ सिर्फ अपने ही बारे में सोचिए। मैं नहीं गया था वहाँ, अपने और साथियों को भेज दिया, जाइए भाई आप ही जाइए, हमारी वार्ता सफल हो, हमें क्रेडिट लेने के। लेकिन उसमें अब समझ लीजिए आपको हम बताना चाहते हैं कि उसमें वीआईपी में कई लोग कोई लिस्ट फाड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई हम जाएंगे वो जाएंगे नहीं जाएंगे, उनके समाज का चला गया हमारे समाज, मतलब इतना कुछ
हो गया कि आप समझ लीजिए कि हम बता नहीं सकते वहाँ कितना ज़्यादा कोई, मतलब मैं जाऊँगा। अब भाई अधिकारी जब किसी वार्ता को बुलाया जाता है 4 ही 5 लोग को बुलाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि अब 1000 लोग को धरना दिए हो तो किसी अधिकारी से मिलवाने जा रहे हैं तो नहीं नहीं 50 लोग को लेके जाएंगे। भले आप बीटीसी में 50 लोग सक्रिय हो, 100 लोग सक्रिय हो, लेकिन 4 ही 5 लोग जाएंगे। ऐसा नहीं है, प्रोटोकॉल होता, प्रोटोकॉल के तहत हमको करना पड़ेगा। वैसा थोड़ी है कि कह दोगे मैं फलाने ज़िले से मैं सक्रिय हूँ, ढिकाने ज़िले से मैं सक्रिय हूँ, तो भैया ऐसे थोड़ी है कि कोई पुलिस वाला तुमको 50 लोग को ले जाएगा किसी अधिकारी से वार्ता करने। इसका एक प्रोटोकॉल होता है, मुश्किल से 4 या 5 लोग को ले जाया जाता है। तो उस दिन के धरने में ऐसा हुआ कि तो आपस में जब तक लड़ेंगे नहीं, जब तक संभाव से काम नहीं करेंगे और ये सब जातिवादी और सिर्फ अपना चमकाओगे, ये करोगे वो करोगे, तो ये सबसे नहीं होगा। हम लोगों को आपस में मिल के संघर्ष करना पड़ेगा। और सब सरकार की रणनीति भर्ती देने की बिल्कुल नहीं है साथियों, समझने वाली बिल्कुल नहीं है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि मिलकर इस लड़ाई को लड़ें। आपको मैंने एक एक बात को प्रूफ के साथ दिया कि इन्होंने एक नोटिस दिया था कि 17,000 पदों को, तो मेरा ये क्रॉस क्वेश्चन है बेसिक शिक्षा मंत्री जी, जब आपने ये तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री जी सतीश द्विवेदी 17,000 पदों की बात की है तो अनुपात की अभी बात कहाँ आई? आप डायरेक्ट भर्ती क्यों नहीं निकाल दे रहे? दूसरा, हमारे पास हलफनामा है 51,112 पद, तो जब आप क्या कहते हैं कि हलफनामा में भी मेंशन किए 51,112 पद का, तो आप कहाँ अनुपात समानुपात आता है? आप अनुपात समानुपात कहाँ आ जाता है? आप सीधे भर्ती की बात करिए, ज्ञापन की बात करिए, अधिकारियों से रिक्त पदों का ब्यौरा मंगवाइए। आप सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को कहिए कि आप सभी जिलों के रिक्त पदों का ब्यौरा मंगवाइए, ये करिए ना। आप तो सिर्फ टाल रहे हैं रिक्त पदों का। मेरा भी विज्ञप्ति जारी करिए। टेट आपका हो ही गया है, 19 के बाद 2 टेट हुआ, 19 हुआ, 21 हुआ, 2-3 सीटेट हो गया। आप सीधे भर्ती दीजिए ना। देखिए भाई, बीएड वाले केस से भर्ती का कोई मैटर नहीं है। वो देखिए बीएड वाला कोर्स जो बेसिकली क्या है, वो बीएड वाला कोर्स बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे निर्भर है, सच है। जो राजस्थान के मैटर में सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आएगा उसी का अनुपालन समस्त प्रदेश में होगा, हर प्रदेश में। बाकी जहाँ उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो बीटीसी को प्राथमिकता दे सकती है, चाहे तो बीएड को रख, वो सरकार के ऊपर होती है। क्योंकि शिक्षा जो समवर्ती सूची में है तो एनसीटी से का गाइडलाइन भले लागू होता है, लेकिन भर्ती कैसे करनी है ये सरकार के ऊपर डिपेंड होता है। तो उसमें हम ज़्यादा नहीं कर सकते। फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है उस पर निर्भर होता है, तो फिलहाल वो सब मुद्दा नहीं है। तो जहाँ तक अब साथियों भर्ती की, मैंने एक पॉइंट पे बात किया, क्या है, मैंने आप सभी से निवेदन है कि आप सभी भी जब भी हो सोशल मीडिया पर कहीं भी अपना मुद्दा उठाते रहिए। लोग कहते हैं कि मैं लोगों को ये देखता हूँ, कहते हैं आप परेशान हो, अरे भैया हम भूखे नहीं मर रहे हैं, या मेरे ऐसा नहीं कि मेरी परिस्थिति गरीब है कि मैं मर जाऊँगा भर्ती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक प्रयास है, एक वो रहता है कि हाँ आ जाए हमारे हम जैसे साथी, और हमारे ज़्यादातर साथी चयनित हो जाएं, हो सकता है हम ना हो या हो जाएं, लेकिन मतलब एक है कि भर्ती आ जाए, एक बार देख लिया जाए क्या कैसे होता है, उसके बाद ज़िंदगी के जो भी रास्ते हों देखा जाए। क्योंकि इतना दिन प्रयास किया गया, टेट सीटेट पास किया गया, 3 बार मैं सीटेट पास हूँ, 2 बार मैं टेट पास हूँ, और इस प्रकार का जब अब समझ लीजिए जो समय आ गया लगता है सब छोड़ दूं। लेकिन बस यही दुखी होता है कि जब छोड़ के जाऊंगा दूसरे फील्ड में तो बहुत दुखद अनुभूति होगी कि इतना दिन संघर्ष किया, इतना दिन मेहनत किया, लोगों के साथ मिला, फिर दूसरी दुनिया में दूसरे रास्तों पे चला जाना, फिर अपना प्राइवेट जॉब जो भी, तो बहुत एक दुखद होगा। आप समझिए कि आप किसी लक्ष्य के लिए, किसी मुहिम के लिए इतने सालों मेहनत किए, जुड़े हैं, और आप ट्रैक चेंज कर देंगे तो कितना दुखद होगा। तो फिलहाल वही एक अंतिम प्रयास किया रहा है कि ट्रैक बचा रहे और भर्ती आ जाए तो कुछ न कुछ हो जाए, यही प्रयास है। मैंने एक पॉइंट को आप सबको बताया कि अनुपात समानुपात का कोई मैटर नहीं है। इन्होंने 17,000 पदों की बात की थी चुनाव पूर्व, नोटिस जारी किया था, इन्होंने बस इतना दिमाग लगा लिया था। इन्होंने के अधिकारी है, देखिए जो इनके अधिकारी हैं बहुत ही, देखिए भाई IAS लेवल के अधिकारी हैं, हम लोगों से ज़्यादा उनके पास दिमाग है, इसमें नो डाउट। तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ नोटिस जारी किया, इन्होंने विज्ञापन नहीं जारी किया। अगर विज्ञापन जारी किया तो इनको भर्ती करना पड़ते, तो वहाँ नोटिस जारी कर दिए। हम नोटिस को ये फाड़ देंगे, क्या करेंगे भाई, नोटिस है। एफिडेविट जो दिए हैं, तो हम माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि आप
से निवेदन है कि जो प्रधानमंत्री जी का कहना है कि सभी रिक्त पदों को भर दिया जाए तो भरा जाए, और इस प्रकार आप टालिए ना, क्योंकि जो भर्ती है 51, 112 और 17,000 ये लीगली है, न्याय संगत है, विधि संगत है। 17,000 और 51, 112 कम से कम इतने पद, 70,000 के करीब पद तो आप एकदम ऑथेंटिक है, आपके विभाग ने माना है। अगर शॉर्ट नोटिस बेसिक शिक्षा मंत्री जी सतीश द्विवेदी जी दिए तब भी बेसिक शिक्षा मंत्री ही थे, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा दिया गया है। दूसरा आपका एफिडेविट भी बेसिक शिक्षा विभाग दिया जो सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है। तो दोनों जगह आपने ये माना है कि आपके पास वैकेंट खाली है, अगर वैकेंट खाली है तो आप वैकेंट को भरिए, आप टालिए ना, निवेदन है। क्योंकि ये जनता है, सब जानती है, आपसे बहुत आशा आकांक्षा और बहुत निवेदन है, बहुत आस भरी निगाहों से हमारे टेट सीटेट पासित प्रशिक्षित देख रहे हैं, बहुत दुखी मन से इस चीज़ को झेल रहे हैं। कठिन परिस्थितियों में किराए पे कमरा ले ले के रह के पढ़ रहे हैं, कोचिंगों में 8 से 10 हज़ार रुपये दे के पढ़ रहे हैं, घर वालों के ताने, रिश्तेदारों के ताने, आधे लोग सब मास्टर कहते हैं, उसके बाद भी मतलब बहुत चीज़ें हमारे साथियों को झेलनी पड़ रही है। इसके लिए बहुत समझ लीजिए कि लोग बहुत ही आश्रित हो चुके थे, क्योंकि 69,000 जैसे बड़ी भर्ती आने के बाद लोगों में और वो आया कि शिक्षक बनने के लिए एक उमंग आई। लेकिन इस प्रकार से कमर तोड़ दिया गया। समझ लीजिए डीलेट 2018 का जब से प्रशिक्षण हुआ तब से एक भी पद नहीं आया, कितनी दुख की बात है। समझ लीजिए 17 में डीलेट प्रथम डीलेट की शुरुआत हुई, बीटीसी का नाम बदल के डीलेट, उसके बाद 18 डीलेट, उसके बाद 19 डीलेट, तब से एक भी पद नहीं आया। सोचिए कितनी दुखद की बात है। क्या सरकारी तंत्र ने कैसे सिस्टम बना दिया है? क्या टेट सीटेट पास किस लिए आप प्रशिक्षण करा रहे हैं? क्या आप कुछ तो भर्ती निकाले होते? अगर हर साल आप 19 से 2018 में आई थी भर्ती आपकी 69,000, अगर आप उसके बाद 20-20 हज़ार भर्ती निकाले तो 4 सालों में करीब मतलब 70-75 हज़ार भर्ती हो जाती। और जैसा कि जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं भी प्रभात जी, तब वो प्रभात सर वो बेसिक शिक्षा परिषद में प्रमुख सचिव थे। उन्होंने कहा था कि हम वर्ष भर्ती देंगे, जैसे कि लोक सेवा आयोग में होता है, जैसे हर आयोग में होता है कि हम हर वर्ष भर्ती देंगे, वैसे शिक्षा उन्होंने बाकायदे बोला था कि हम हर वर्ष भर्ती देंगे। समझ लीजिए उस वादे को इन्होंने तो सरकार अपने वादे से टोटली वो कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आपने इंटरव्यू में, लल्लन टॉप इंटरव्यू में सौरभ द्विवेदी जी के प्रश्न पूछने पर आपने कहा था कि हम भर्ती जारी करेंगे, और आपने कहा भी है, ये भी वीडियो है। और ये आपका विभाग जो बेसिक शिक्षा विभाग इस प्रकार का बयान जो दे रहा है बहुत ही दुखद है। आपसे निवेदन है, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से भी निवेदन है, आप युवा हैं, आप युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपसे बिना निवेदन युवाओं की दुख दर्द को समझने का प्रयास करिए, और जो प्रशिक्षित मांग कर रहे हैं उनके सपनों को आप पूरा करिए। क्योंकि हम लोग बेसिक से जुड़े हैं, तो बेसिक के आप मंत्री, तो आपका दायित्व है कि कुछ न कुछ वैकेंट आप दीजिए, और कुछ न कुछ वैकेंट मतलब 17,000 और प्लस 51, 112 इतने वैकेंट जो लीगली हैं उसको आप जल्दी अधिकारियों के साथ वार्ता करके इसके करिए। ये निवेदन है। सभी साथियों जो मेरे कोचिंग कर रहे हैं, जो जहाँ भी जैसे कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आप सभी सक्रिय होइए। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, कोई पोस्ट हो उसको शेयर किया करिए, अपनी बात को रखिए। हमारी पोस्ट शेयर ना करिए एक बार, लेकिन खुद पोस्ट लिखिए, खुद अपनी मांग को रखिए। खुद आप पढ़े लिखे हैं, हम ये नहीं कि मेरी पोस्ट शेयर करो, लेकिन आप मतलब अपनी मांग को रखो हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे, ज़मीनी स्तर पे, सोशल मीडिया पे, जहाँ भी हो, जिस भी हो, अपना जिसका लिंक हो, जैसे किसी का लिंक हो किसी अधिकारी से, किसी मंत्री से, किसी विधायक से, बेसिक शिक्षा मंत्री जी से लिंक हो तो आप उनसे मिलिए। मुख्यमंत्री जी से अगर किसी का लिंक हो तो मिलने का प्रयास करिए। भाई कोई भी प्रयास कर सकता है, कोई भी अपना कंट्रीब्यूट दे सकता है, ज़रूरी नहीं हम हैं, कोई और मेरे साथी जो सक्रिय हैं, कोई भी ऐसा नहीं है। जो भी नॉर्मल प्रशिक्षु, अगर किसी का मुख्यमंत्री से जुगाड़ है, कुछ भी हो, किसी कहीं से लिंक हो रहा है, मुख्यमंत्री जी से मिलिए, अपनी मांग रखिए, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं तो हम ही एक माध्यम हो, कोई दूसरा माध्यम हो, ऐसा नहीं है। आप भी अपनी सक्रियता के साथ आइए आगे और अपनी मांग रखिए। और जहाँ तक धरना यार चिल्लाते हैं, धरना वरना तो इतना हम मामला आपने बनाया ना, धरना की एक कमजोरी क्या है। धरना तो आयोजित हो जाता है, लेकिन जब इतनी मेहनत करते थे, बहुत समझ लीजिए, बहुत शिक्षक भर्ती के लिए अभियान मेरे द्वारा किया, बहुत कुछ किया गया, बहुत धरना आयोजित, बहुत
अभियान, ये वो पोस्टर अभियान, ऐसा वैसा बहुत चीज़ें समझ लीजिए, क्या बताऊँ, बताने लगता हूँ तो बहुत दर्द होता है, इसलिए उदेड़ता नहीं हूँ, उसको भूल जाना ही बेहतर है। तो बस कष्ट तब होता है जैसे आप मेहनत करिए, उसके बाद पता चला धरना गया, लड़कों को आप कोचिंग जा कर चिल्ला रहे हो सुबह से शाम, भैया आइए, भैया चलिए, भैया वो दीजिए, बहनी चलिए, बहन चलिए, वो चलिए, सब। उसके बाद धरना में जाते हैं, फिर उसके बाद दो चार लोग आपस में ही मतभेद करते हैं, कोई अधिकारी से ऐसे बात कर रहा है, कोई कहेगा हम जाएंगे, कोई कहेगा हमको नहीं ले जाओगे, कोई मैनेजमेंट नहीं रहता, कोई इस तरफ भागेगा, कोई इस तरफ। भैया 8-10 लोग की एक टीम बना लो जो भी अच्छी हो, फिर उसमें है अब कोई अपनी जाति का सोचता है, कोई अपनी जाति का सोचता है, कोई ऐसा सोचता है ना। ये सब देखिए, ये सब पे अगर करेंगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, उससे हमारी हानि होगी। हमको संगठित होके जातिवाद, धर्मवाद, व्यक्तिवाद, ये सब से हट के एक डेडिकेशन, एक समर्पण, एक बलिदान लोगों के प्रति। भाई बेसिक शिक्षा मंत्री जी मिलने जा रहे थे, हम ही लोगों का नाम वो किए, हम ही बहुत लोग का वो किए, नहीं चले जाइए, ठीक है। बाद में मेरा भी, आप पंकज भाई चलो, मैं भी था, मैं सुबह सुधारने में वहीं पर था VIP में, जबकि कुछ लोग बाद में भी आए जो मेन थे। तो लेकिन फिर भी हम लोगों ने कहा ठीक है, हमारा उद्देश्य सफल हो यार। मैंने कहा भाइयों जाइए, आप सभी बात है। 11 लोग हमारे साथी गए थे और वहाँ पर वार्ता हुई। तो हमारे कहने का मतलब, जब भी धरना हो तो उसका एक मोटिव होना चाहिए, उस धरने का एक निष्कर्ष निकलना चाहिए। अब आप सोचिए कि चुनाव पूर्व विधानसभा घेराव, अब आप समझ रहे हैं कि विधानसभा का घेराव छोटी मोटी बात होती है। जल्दी विधानसभा के सामने आप चले जाइए, अभी एक फ़ोटो आप खिंचा लीजिए तो कहिए, मैं तो गया हूँ नॉर्मल डे में, विधानसभा के बाहर खड़े होकर आप फ़ोटो नहीं खिंचा सकते जल्दी। उस विधानसभा में हमारी 2000-3000 की भीड़ पोस्टर लिए शिक्षक भर्ती की मांग कर रही थी। सोच लिए कितनी बड़ी बात है। VIP गेस्ट हाउस जैसे, वहाँ पर VIP चौराहे पे जैसे हमारे 2000-3000 साथी खड़े थे। तो ऐसा नहीं है, संघर्ष किया गया और सरकार ने मारा। कहीं न कहीं हमारी लोग की आपसी खींचतान और फूट के वजह से भी हम लोग हारे। तो कई मुद्दा था हमारा। कहने का मतलब है, धरना जो भी हो हमारा पूर्ण सहयोग है। धरना सब लोग मिलजुल के पहले ये चीज़ डिसाइड कर लीजिए कि हम सिर्फ केंद्रितवादिता नहीं करेंगे, जातिवादिता नहीं करेंगे और समर्पण भाव से काम करेंगे। मतलब ऐसा ये लगे कि जैसे हम कर रहे हैं तो ठीक है, मुझे ये लगे कि अगले के लिए मैं समर्पित हूँ। मतलब ये ना लगे कि अब जैसे मुझे क्या होता है कि अगर मुझे लगेगा मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अगला लगेगा कि अगला क्या कहते हैं कि गड़बड़ कर रहा है, मतलब उसकी सोच गंदी है, तो बहुत कष्ट होता है। और फिर अगला लगता है, जैसे आप संघर्ष करें हम, तो लगता है कि यार अगला इंसान देखो कितना त्याग कर रहा है, बलिदान कर रहा है, देखो मुझे जगह दे रहा है। मैं उस जब इससे क्या होता है, प्रेम बढ़ता है, जानते हो। जब मिल के आप काम करते हैं, फिर लगता है यार ये इंसान मेरे लिए देखो कह रहा है कि आ भाई आप तुम आगे आ जाओ, या तुम तो वो लगता है कि हाँ भाई तुम, तो इससे लगता है कि हाँ यार देखो एक दूसरे के लिए कितना सहयोग है, प्रेम है। इस भावना से ये नहीं लगता कि ये जातिवादी मानसिकता है या इनका कुछ और मानसिकता है। तो इस प्रकार के जब तक भाव से नहीं जुड़ेंगे, भर्ती नहीं आएगी और सरकार दोबारा चुन के आई है तो इतना आसान नहीं है। तो धरना चिल्लाने से धरना आसान नहीं होगा। वो भूल जाएगी, वो चुनाव पूर्व था, धरना होता था, उस समय चुनाव का माहौल था। सरकार की तरफ से स्पष्ट सभी SSP को, सभी जिला अधिकारियों को और कप्तानों को आदेश था कि किसी भी प्रशिक्षितों पे सावधानी पूर्वक, मतलब समझ सकते हैं। तो समझिए अब बदल चुका है, 2.0 चल रहा है योगी सरकार। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, लड़ सकते हो, यूनाइट, एकता में शक्ति हो। अगर आप सभी मिल के लड़ोगे तो कुछ भी संभव है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप सबके अंदर एकजुटता नहीं है, एक दूसरे के बस द्वेष भावना है, कट्टरता है कि नहीं ये ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, नहीं। हम लोगों की ऐसी भावना है कि हमारी इस साथी को कुछ हो गया, भले वो किसी जाति का हो, किसी, ये सब नहीं देखना है। मेरे इस साथी को कुछ हो गया तो हम वहाँ पर रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाएंगे। मेरे इस कुछ साथी को ये, इस भावना के साथ हम लोग रहेंगे तो हम लोगों को जीत निश्चित मिल जाएगी और सरकार तक हम अपनी बात को स्पष्ट तरीके से पहुँचा सकेंगे। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ, ये मेरी मेहनत और शिद्दत के साथ मैं कह सकता हूँ कि सभी लोग, मैं खुल के, मैं अगर किसी के बारे में बुरा भी बोलता हूँ लेकिन कभी दिल से नहीं बोलता, मतलब मेरे अंदर कभी कुछ नहीं रहता। मुझे जब भी किसी को बोलना, मेरे किसी भी साथी को जो भी डिबेट में जिसके खिलाफ मैं बोला हूँ, कभी मैं उसका बुरा नहीं चाहा हूँ। मतलब मुझे बुरी बात लग जाती है, मैं बोल देता हूँ सामने कि ये गलत है, वो है, लेकिन कभी उस बंदे का, कभी किसी भी बंदे का बुरा नहीं चाहता हूँ। और भगवान न करे कभी भी सब बुरा हो जाएगा तो पंकज मिश्रा उसके साथ, किसी के भी साथ खड़ा रहेगा सबसे पहले। तो मैं जो भी होता है बात
स्पष्ट बोलता हूँ, थोड़ा कड़वा बोल देता हूँ, लेकिन दिल में नहीं रखता, न दिल में किसी के लिए बुरा लगता हूँ। तो साथियों, तो हमें जब तक हम लोग मिल के नहीं लड़ेंगे साथियों, हम जीत नहीं पाएंगे। ये निवेदन है सभी एकजुटता के साथ, समर्पण के भाव के साथ जब हम लोग लगेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग, अब जब यही सोच रहेगी सिर्फ हमको प्रमोट करना है, सिर्फ हमको ये वाद चलाना है, हमको वो वाद चलाना है, हमको वो कहना है, कोई कहेगा हम यादववाद चलाएंगे, कोई कहेगा हम ब्राह्मणवाद चलाएंगे, कोई कहेगा हम ठाकुरवाद चलाएंगे, कोई कहेगा हम पटेलवाद चलाएंगे, कोई कहेगा हम फलानेवाद चलाएंगे, कोई कहेगा धर्मवाद चलाएंगे। इस प्रकार का अगर आप खेलेंगे, आप एक बेरोजगार हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, जब इस भाव से आप काम करेंगे और समर्पित भाव से काम करेंगे कि मेरे एक साथी संगठित है, मेरे किसी साथी को कुछ होना नहीं चाहिए, तब इस भाव के साथ हम लोग काम करेंगे तो लड़ेंगे, किसी की टांग नहीं खींचेंगे। लेकिन टांग, जहाँ तक देखो, कोई किसी की टांग खींचता नहीं। होता क्या है कि जैसे यार मिल के काम कर रहे हो ना, तो जैसे कि हमको मुद्दे पे जीत चाहिए साथियों, जीत। हमको अपना नाम कि नहीं पंकज मिश्रा का नाम बन जाए या किसी का नाम, इस पे हम ध्यान नहीं देना है साथियों। जिसका मैं उन सभी साथियों से कहता हूँ, आपने नाम बना लिया, आपने काम बना लिया, आपने पूरा भर भर के पैसा कमा लिया डीलर से, किसी से छुपा नहीं है, सब कोई जानता है। बहुत बड़े बड़े लीडर हैं डीलर में, बहुत समझ लीजिए, बहुत नाम मिला, पैसा मिला, फॉलोअर मिला, सब्सक्राइबर मिला, आपको बोरा भर भर के पैसा बना लिए, फ्लैट बना लिए, घर बना लिए, कार बना लिए, कुछ कमी नहीं है। ये आपका दिल भी जानता है आप क्या थे, क्या हो गए हैं, सब पता है। लेकिन उन सब में हमें नहीं पड़ना है। मैं आपके लिए अब भी खड़ा हूँ। आप ईमानदारी से काम करेंगे, जो भी जितने भी नेता हैं, आप जो भी इधर उधर का करते हैं, हमें बिल्कुल नहीं दिक्कत है। लेकिन ईमानदारी से, अगर आप ईमानदारी से भर्ती के लिए लड़ेंगे, दिखावा नहीं करेंगे, हम बिल्कुल आपके साथ रहेंगे। और मेरी बात का कभी कुछ गलत बोल देता हूँ तो ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं रहता, बस ये है कि जो गलत रहता है हमें बर्दाश्त नहीं होता, मैं बोल देता हूँ। बाकी किसी का दिल से कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, और किसी भी साथी को अगर जब भी कोई मेरी ज़रूरत होगी, सबसे पहले मैं वहाँ उपस्थित हूँगा। चाहे मेरी किसी से बात बनती हो, चाहे नहीं जमती हो, जिससे मेरा विचार मिलता हो नहीं मिलता हो, लेकिन सुख में ना खड़ा रहूँ, दुख में मैं हरदम खड़ा रहूँगा। और एक प्रशिक्षित साथियों के साथ खड़ा रहूँगा जितना हो सकेगा। मैं छोटा इंसान हूँ, बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ, लेकिन जितना भी हो पाएगा आप सबकी मदद करूँगा, सबके साथ खड़ा रहूँगा। आप सभी, सही बात है, ये साथी पंकज जी ने, वीवी जी ने सही कहा, सिर्फ और सिर्फ प्रशिक्षुवाद चलना चाहिए, कोई जातवाद नहीं साथियों। हम लोगों को मिलकर प्रशिक्षुवाद के सहारे, आइए मिलकर सब लोग एक रणनीति बना लीजिए, ड्रॉप तैयार करते हैं कैसे क्या करना। आइए मन मुटाव जिससे जो भी हो सब भूल के हम लोगों को भर्ती के लिए जगह है। मेरी जिम्मेदारी है, जितनी कागजी कार्रवाई है, जितना कुछ है, मैं उसको मेंशन करूंगा, एक एक चीज़ अभी तक क्या कैसे सब कुछ मैं मेहनत करूंगा। आप सभी सोशल मीडिया माध्यम ज़मीनी स्तर पे करिए, मैं मीडिया से लेके और कागज जो भी जितना भी लीगली जो भी प्रोसेस होगा मेरी जिम्मेदारी है, मैं आप सबका सपोर्ट करूंगा। ज़मीन स्तर पे भी मैं लोगों को मोटिवेट करूंगा, जो भी जितना बन पाएगा मैं खड़ा रहूंगा, कभी पीछे नहीं रहा हूं। लेकिन मैं गलत तरीके से साथ या गलत नहीं वो किया हूँ बस, बाकी हरदम खड़ा हूँ, कभी भागा नहीं हूँ। लेकिन लोगों का मोटिव गलत हो जाता है तो बड़ा दुख होता है बस। तो आप सभी से यही कहूँगा कि मिलकर जो भी हो, मैं बता रहा हूँ कि हर जो भी है ज़रूरत होगी, कागज़ पत्तर ये वो मीडिया इधर उधर मैं हूँ। उसके बाद सब लोग मिल के क्या कैसे है, मैं कागज़ जो भी जितना है डॉक्यूमेंट सब उपलब्ध कर लूँगा, मेहनत करूँगा। और भी चीज़ें इंक्लूड हो जाए क्या कैसे है, उसमें और भी मेरे पास विचार है कि और कुछ चीज़ें मैं नहीं बता सकता हूँ कि है। तो अगर जब हमारी लोग की वार्ता होगी, सभी लोग मिलकर बैठेंगे, तो मैं बताऊँगा उस चीज़ को क्या आगे का प्लान हो सकता है, कैसे हम लोग इस पे आगे काम कर सकते हैं। सभी साथियों से निवेदन है कि इस जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दें। जितने भी साथी जुड़े, अपना विचार रखे हैं, जितने हमें प्यार दिए हैं, उन सभी का शुक्रिया, उन सभी का निवेदन। आप सभी हमेशा ही, आप सभी का है, जो भी साथी हैं मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आपको जो भी है विचार रखना हो, आप मेरा नंबर पड़ा रहता, उस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे जुड़ सकते हैं, मुझे कॉल भी जोड़ सकते हैं। मैं कॉल भी 1, 2 या 2 बार में उठा लेता हूं, या कभी किसी का मैसेज नहीं कर पाया तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी, लेकिन मैं जल्दी ही कॉल या मैसेज का जवाब दे देता हूँ। तो जो भी साथी हों ज़रूर जुड़ें, अपना जवाब, अपना वो सलाह दे सकते हैं।
फिर मैं कहता हूँ, एक अकेला पंकज मिश्रा, एक अकेला कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता है। सामूहिकता, एकजुटता और रणनीति के तहत जीत बिल्कुल संभव है। सरकार से हमको भर्ती रणनीति के तहत, एकजुटता के तहत कुछ न कुछ भर्ती, हम ये नहीं करें 97,000 भर्ती पा जाएंगे, लेकिन कहते ना बहुत कुछ में कुछ तो होता है, जैसे कहते हैं ना बहुत कुछ में कुछ तो अंदर है, तो कुछ तो हमें मिल जाएगी, उम्मीद है। लेकिन हमें सबसे लड़ना हो। आप सभी जितने संगठनधारी हैं, उन सभी से संगठनधारी जितने प्रदेश अध्यक्ष लिखते हैं, जितने उपाध्यक्ष, जितने महामंत्री, उन सभी से निवेदन है आप सभी भी एकजुटता के साथ आइए। संगठन का निर्माण सिर्फ रिजल्ट डीलेट का रिजल्ट निकलवाना नहीं होता। संगठन का निर्माण सिर्फ बैक सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित नहीं करवाना होता। संगठन का निर्माण सिर्फ सेमेस्टर की न्यूज़ डालना नहीं होता है। संगठन का निर्माण सिर्फ पूरा भर भर के पैसा कमाना नहीं होता है। संगठन का निर्माण, संगठन एक शक्ति होती है। संगठन एक बागडोर दी जाती है कि आप 75 जिले के लोग आपसे ऐड होते हैं, 75 जिले के साथी आप पे भरोसा करते हैं, 75 जिले के साथी आपको आशा भरी निगाह से आपको देखते हैं कि मेरे एक प्रदेश अध्यक्ष, मैंने एक प्रदेश अध्यक्ष को अपना माना है। जो भी फिलहाल तो मैं कभी इस पद और संगठन के बीच में नहीं पड़ता हूँ, लेकिन जो भी है, अगर जो भी संगठन चलाते हैं उनसे बहुत आशा करते हैं साथी, तो उनकी आशा को आपने पैसा कमा लिया, आपने शोहरत कमा लिया, नाम कमा लिया, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बिल्कुल लोगों ने कमवाया, आपने कमाया, आपने गलत भी नहीं किया। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ आपने गलत नहीं किया, आपने जैसे ही किया अच्छा किया, क्योंकि भाई सबको जो जैसा कर पाता है अपना करता है, इसमें क्या कर सकते हैं। लोगों ने कमाया, आपने कमाया, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन जो मेन मोटिव हमारा आप सभी से निवेदन है, जितने पद और संगठन के लोग हैं, शिक्षक भर्ती के लिए आएँ, अपना कंट्रीब्यूट दें। अपने अगर आपका संगठन चल रहा है तो जितने भी जिला अध्यक्ष हों, जितने भी पद आपने जिला में बांटे हैं, सबको एक करिए, सबसे रणनीति साझा करिए, आगे जो भी हो। क्योंकि सिर्फ संगठन का निर्माण से प्रदेश अध्यक्ष लिख के सिर्फ एक ही उद्देश्य न रखिए। मेन मोटिव है धरना। और आप भी अगर प्रदेश अध्यक्ष लिखते हो, कोई भी पद, कोई भी 18 बैच, 19 बैच, 17 बैच, जो लिखते हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष लिखने से तो भैया आपको भी तो शिक्षक बनना है। प्रदेश अध्यक्ष पद कोई ये थोड़ी, आज BTC डीलेट चल रहा है ना यार, कल BTC डीलेट जब बंद हो जाएगा ना, तो कोई पूछने वाला नहीं होता कितने प्रदेश अध्यक्ष आए और कितने प्रदेश अध्यक्ष चले गए। तो साथियों, लेकिन आप शिक्षक बन जाएंगे तो आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में और आपके इसी डीलेट में आपकी एक अलग ओहदा होगा और आप अपने सीनियर से देख सकते हैं। तो इसलिए हमें पद हमारा एक ही होता, सहायक अध्यापक, और सहायक अध्यापक के पद के लिए हमें सबको मिल के लड़ना है। सभी से विनम्र निवेदन है, आप तभी आएँ। मैं भी खुले दिल से आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी एक साथ हैं, मुझे किसी से किसी भी प्रकार का मोटिव नहीं है। मेरा किसी से भी वैचारिक कोई भी मतभेद रहा हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं उन सबके लिए भूल जाना चाहता हूं, लेकिन आप सभी भर्ती के लिए ज़रूर संघर्ष करें। जो भी मुझसे हर संभव प्रयास होगा मैं करूंगा, जितना भी कुछ भी हो सकेगा, जो भी हो सकेगा, मैं आप सबको अपना समर्पण भाव से मेहनत करके आप सबके लिए प्रयास जरूर करूँगा। सभी सक्रिय साथियों से निवेदन है कि आप भी हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, हर जगह ज़मीनी स्तर पे जहाँ भी हो, सक्रिय साथियों का साथ जरूर दें। आप हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो पेज के माध्यम से आप सभी जुड़ सकते हैं। पेज पे सूचनाएं उपलब्ध करा दी जाती हैं। बाकी मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है 96 5005, उस पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप सभी जुड़ सकते हैं। हमें सहयोग, हमें अपना सुझाव, हमें अपना मार्गदर्शन जरूर दें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है मैं हूँ या कोई भी हो पूर्ण हो। हर इंसान अपने आप में पूर्ण होता है, हर इंसान अपने आप में काबिल होता है। तो सबकी काबिलता और सहभागिता ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुँचा देगी। धन्यवाद, बहुत आभार साथियों।